हेलो गाइस, माय चैनल स्टोरी लवर्स ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। ये कहानी किसी भी घटना, जाति, लिंग, धर्म, भाषा के आधार पर नहीं है। इस कहानी में दर्शाए सभी पात्र व घटना स्थल लेखक की कल्पना है जो केवल मनोरंजन के लिए है, तो कृपया करके इसे गंभीरता से ना ले और ना ही किसी की भी यह व्यक्तिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। ये केवल मनोरंजन के लिए एक काल्पनिक कहानी है जो लेखक के द्वारा रचित एक कल्पना है। चैप्टर 4, तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। चलिए शुरू करते हैं। आदित्य को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि तभी अचानक से उसे अपने कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आती है, जिससे आदित्य एकदम से अलर्ट मोड में आ जाता है। वही कोई दबे कदमों से आदित्य की ओर बढ़ रहा था। वही आदित्य को ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई उसके पास आकर खड़ा हो गया हो और उसे ही देख रहा हो। आदित्य बिल्कुल शांत था। वही अंधेरे में टिमटिमती दो आंखें बड़े ही प्यार से आदित्य को देख रही थी। कमरे की सारी लाइट्स बंद थी और बाहर खिड़की से चंद की रोशनी कमरे में बिखर रही थी, जिसकी वजह से अबीरा बिना किसी दिक्कत के आराम से कमरे में आ गई थी, बिना किसी चीज से टकराए। और फिर अबीरा धीरे धीरे कर आदित्य के ब्लैंकेट को उठाती है और आराम से बिना कोई शोर किए आदित्य के ब्लैंकेट में घुस जाती है और अपना सर ब्लैंकेट से निकालते हुए आदित्य के चेहरे को बड़े ही प्यार से देखने लगती है, जो कि सोते काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। अबीरा मुस्कुराते अपनी उंगलियां आदित्य के हैंडसम फेस पर घूमती, कभी उसकी नाक को टच करती तो कभी उसके होठों को, जो पतले पतले बिल्कुल शेप में थे और अबीरा को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे थे। वही आदित्य को भी अब तक समझ आ गया था कि ये कोई और नहीं बल्कि उसकी नोटी बीवी ही हो सकती है, क्योंकि उसके सिवा किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई उसके इतना करीब आए, वो भी सोते समय। अबीरा आदित्य के होठों को हल्का सा अपने अंगूठे से दबाते हुए कहती है, हस्बैंड के ओवल लिप्स काफी ज्यादा टेस्टी थी, क्या एक बार फिर से टेस्ट करके देखूं? सोचकर ही कितना मजा आ रहा है, जैसे खट्टे मीठे अंगूर। लेकिन फिर अबीरा के मन में ना जाने क्या आता है और वो एकदम से घबरा कर अपने हाथ को पीछे खींचते हुए, नहीं नहीं, अगर ये उठ गया तो मेरी जान ही ले लेगा। लेकिन ना जाने क्यों बार बार ले देखकर अबीरा की नजरें आदित्य के होठों पर ही ठहर जा रही थी। वो अपने होठों को दांतों तले दबाते हुए मन ही मन सोच रही थी, एक बार तो ट्राई कर सकती हूँ ना, आखिर मेरा ही तो हस्बैंड है, किसी और का थोड़ी ना, जो मैं इतना घबरा रही हूँ। और फिर अबीरा धीरे धीरे कर आदित्य के होठों की तरफ झुकाती है और आदित्य के होठों पर अपने होंठ रख अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है और उसके लोअर लिप्स को लॉलीपॉप की तरह चूसने लगती है। वहीं आदित्य की तो हालात अब खराब होने लगी थी। बड़ी मुश्किल से वो खुद पर कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि अबीरा की हरकतें कुछ ज्यादा ही बढ़ रही थी। उसका दिल तो कर रहा था कि अभी अपनी आंखें खोल अबीरा के ऊपर ही आकर उसे अच्छे से बताएं कि आखिरकार सोते हुए इंसान के साथ छेड़खानी कैसे करते हैं। सच में उसकी बीवी को तो किसी का नींद में फायदा उठना भी नहीं आता था। वहीं अबीरा कुछ देर बाद आदित्य से अलग होते अपने होठों को टच करते मुस्कुराती है और फिर आदित्य के हैंडसम चेहरे को देखने लगती है और फिर उसके दोनों गालों पर किस करते आदित्य के सीने पर अपना सर रख अपनी उंगली उसके दिल पर चलाते हुए बिल्कुल मासूम बच्चे की तरह शिकायती लहजे में कहती है, तुम हमेशा ही ऐसे प्यारे स्वीट से बनकर क्यों नहीं रह सकते? पता है, तुम चुपचाप सोते हुए ही मुझे सबसे ज्यादा अच्छे लगते हो, बिल्कुल स्वीट कैंडी की तरह। लेकिन जब तुम उठे रहते हो तो हमेशा ही नाक पर गुस्सा लेकर मुझे ऐसे घूरते हो जैसे मैंने तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली हो। जब देखो तब गुस्सा करते रहते हो और कभी कभी तो मुझे मारते भी हो। तुम्हें पता भी है कितना दर्द होता है और उस समय तो तुम मुझे किसी ड्रिबल से कम नहीं लगते। दिल करता है कि तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर कहीं दूर चली जाऊं, क्योंकि उस समय मुझे तुम्हारे आसपास भटकने से भी डर लगता है। कब क्या कर दोगे? जब देखो तब एक नई पनिशमेंट, जैसे तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं है। और फिर मुंह फुलाते मना कि तुम प्यार करते हो पर जताते नहीं और ना ही बताते हो। आखिर कैसा प्यारा है तुम्हारा जिसमें सिर्फ मुझे दर्द ही मिलता है? सच में तुम बहुत बुरे हो। पता नहीं कब मैं तुम्हारी लाइफ लाइन बनूंगी और तुम मुझ पर नहीं बल्कि मैं तुम पर रोल करूंगी। और फिर गुस्से से और भी ज्यादा मुंह फुलाते अबीरा आदित्य को टाइटली हग करते आदित्य के ऊपर ही सो जाती है।
वही आदित्य को जब महसूस होता है कि अभीरा सोच चुकी है तो वो धीरे धीरे कर अपनी आंखें खोलता है और अभीरा के बलों में अपनी उंगलियां उलझाते उसके माथे पर हल्की सी किस करते हुए कहता है, बहुत सारी शिकायतें हैं तुम्हारी तो, पर क्या करूं, मेरा प्यार ऐसा ही है, जिससे मैं प्यार करता हूं उसे हमेशा ही मेरे प्यार में जलना पड़ता है जैसे तुम जल रही हो, इसीलिए मुझे हमेशा ही डर लगता है कि कहीं तुम भी बाकी सब की तरह मुझे एक दिन छोड़ के ना चली जाओ। थोड़ा सा इनसिक्योर हूँ तुम्हें लेकर, लेकिन क्या करूँ, मेरा प्यार यही है जो कभी नहीं बदलेगा, बस समय के साथ और बढ़ता जाएगा। और फिर आदित्य अबीरा को अपनी बाहों में अच्छे से कवर करते अपनी आंखें बंद कर लेता है। अगली सुबह अवीरा की जब नींद खुलती है तो वो अपने आप को आदित्य की बाहों में पाती है और देखती है कि आदित्य अभी भी सो रहा है, तो अभीर के चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट आ जाती है और वो उसके होठों पर हल्की सी किस कर धीरे धीरे कर बड़े ही आराम से बिस्तर से उठती है और दबे कदमों से, जैसे रात को आई थी वैसे ही दबे कदमों से बिल्कुल फनी अंदाज में बाहर निकल जाती है, जैसे किसी को कुछ पता ही ना हो, और कमरे के बाहर आते ही राहत की सांस लेते हुए कहती है, चलो अच्छा है उसने मुझे देखा नहीं और ना ही उसे पता कि मैं रात को उसके कमरे में आई थी और मैंने उसके साथ क्या क्या किया। सोचकर ही अबीरा को शर्म रही थी, लेकिन फिर अपने दोनों गालों को थपथपाते इधर उधर देखते कहती है, जल्दी से निकलना चाहिए मुझे यहाँ से, नहीं तो सच में आज मेरी खैर नहीं थी। और फिर वो खुशी से झूमते हुए अपने रूम में चली जाती है। वही अबीरा के जाने के तुरंत बाद ही आदित्य अपनी आंखें खोल लेता है और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि वो अवीरा से पहले ही जाग चुका था। और जब अवीरा उसकी बाहों में कसमसा रही थी तो वो एकदम से अपनी आंखें बंद कर लेता है और देखना चाहता था कि अब उसकी ये नॉटी वाइफ कौन सी अपनी नॉटी हरकतें करती है, और वह अवीरा को इसी गलतफहमी में रहने देना चाहता था कि उससे तो कुछ पता ही नहीं है। वही आदित्य के कमरे से अबीरा को निकलते उसी सर्वेंट ने देख लिया था जिसे त्रिशा ने अबीरा पर नजर रखने के लिए कहा था। वो अबीरा को इतनी सुबह सुबह आदित्य के कमरे से इस तरह चोरों की तरह चोरी चुप के निकलता देख मन ही मन सोचती है, कुछ तो खिचड़ी पक रही है, लगता है मैडम को बताना पड़ेगा। वहीं आदित्य अपने होठों को टच करते हुए मुस्कुराकर कहता है, ये लड़की भी न हमेशा मुझ पर भड़की रहती थी और अब इसे मुझ पर इतना प्यार आ रहा है, आखिर चक्कर क्या है। यही सोचते हुए आदित्य वॉशरूम में चला जाता है और फिर कुछ देर बाद रेडी होकर नीचे डाइनिंग टेबल पर आता है और फिर न्यूज़पेपर पढ़ते हुए अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। वही अवीरा भी रेडी होकर घूमते हुए अखलाती बलखाती सीढ़ियों से आ रही थी और वो आदित्य को डाइनिंग टेबल पर देख एक पल के लिए रुक जाती है और फिर अपने कपड़े और बाल ठीक करते हुए बिल्कुल आज्ञाकारी बच्चों आपकी तरह चलते हुए आकर आराम से अपनी चेयर पर कमर सीधी करके बैठ जाती है, क्योंकि आदित्य को डिसिप्लिन में ना रहने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और उसके हाई टेम्पर के बारे में किसे नहीं पता था, जिसकी वजह से आदित्य और अबीरा में कई बार लड़ाई हो चुकी थी, क्योंकि अबीरा हमेशा ही छोटे बच्चों की तरह गलतियां करने में माहिर थी और कोई भी काम डिसिप्लिन में तो उसने कभी किया ही नहीं था। लेकिन आज अबीरा आदित्य की नज़रों में बहुत ही अच्छी बच्ची बनना चाहती थी, जिसकी शुरुआत उसने कर दी थी। आदित्य अबीरा को इतना डिसिप्लिन में देख अपने न्यूज़पेपर को बंद करते हुए अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। वही अबीरा ब्रेकफास्ट करते हुए बार बार आदित्य की तरफ ही देख रही थी, जैसे मानो कुछ कहना चाह रही हो, लेकिन बार बार वो रुक जा रही थी। आदित्य उसकी ये हरकतें नोटिस कर रहा था और फिर अपना ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद टिश्यू पेपर से अबीरा के चेहरे को साफ करते हुए कहता है, अच्छे से खाओ, बच्ची नहीं हो तुम तो। अबीर की शक्ल तो बिल्कुल रोने जैसी हो गई थी। इतनी मेहनत करने के बाद भी आदित्य अभी भी उसमें कमियां निकाल रहा था, लेकिन आदित्य वहां से जा पता कि तभी एकदम से अबीरा आदित्य का हाथ पकड़ते हुए कहती है, वो हस्बैंड मुझे आपसे कुछ कहना है। तो आदित्य अबीरा की तरफ देखता है तो अबीरा एकदम से आदित्य का हाथ छोड़ देती है, जो देख आदित्य को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो फिर भी बिना किसी भाव के कहता है, हाँ बोलो। तो अबीरा अपने दोनों हाथों को आपस में उलझते हुए अपना सर नीचे कर कहती है, वो मैं ये कहना चाहती थी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ, ये बोल। अबीरा और भी ज्यादा सर अपना नीचे झुका लेती है। वही आदित्य एक लंबी गहरी सांस लेते हुए खुद से ही बड़बड़ता है,
इस लड़की का मैं क्या करूं। और फिर स्टडी रूम की ओर जाते हुए कठोर लहजे के साथ कहता है, मेरे पीछे आओ। ये बोला आदित्य तेज कदमों से स्टडी रूम के अंदर चला जाता है। वही अवीरा भी उठकर आदित्य के पीछे पीछे चली जाती है, आधा तिरछा मुंह बनाते। वही स्टडी रूम में आदित्य सोफे पर अपने पैर पर पैर चढ़ाए किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। आदित्य अवीरा को देख उसे अपने पास आकर बैठने को कहता है तो अवीरा भी जल्दी से आकर आदित्य के बगल वाले सोफे पर बैठ जाती है और फिर से थोड़ा नर्वस होते हुए अपनी उंगली आपस में उलझते हुए अपनी अटकती हुई आवाज में कहती है, वो हस्बैंड मुझे 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 कहना था। अब आदित्य अवीरा के बार बार इस चिल्डिश बिहेवियर से इरिटेट हो जाता है, क्योंकि आज तक उसने इतने नखरे किसी के नहीं सहे थे जितना वो अवीरा के सह रहा था। आदित्य थोड़ा गुस्सा करते हुए कठोर लहजे में कहता है, अगर तुम्हें कुछ नहीं कहना तो मैं जा रहा हूँ। तो अवीरा एकदम से बोल पड़ती है, वो प्लीज गुस्सा मत करना, मेरे कॉलेज के एग्जाम शुरू होने वाले हैं और मैंने 2 महीना से कॉलेज की शक्ल तक नहीं देखी है। अबीर एक सांस में ही ये सब चीजें बोल जाती है और फिर अपने सीने पर हाथ रख लंबी लंबी सांस से लेने लगती है, क्योंकि उसने बड़ी ही मुश्किल से कदते डराते यह बात आदित्य को कही थी। वही आदित्य अबीरा के मुंह से जब कॉलेज जाने वाली बात सुनता है तो आदित्य का चेहरा एकदम से काला पड़ जाता है और उसके चेहरे पर गुस्से वाले भाव आ जाते हैं, जिससे अबीरा अपनी नज़र और भी ज्यादा नीचे झुका लेती है, क्योंकि उसे पहले से ही पता था वो कॉलेज की बात करेगी तो आदित्य उस पर गुस्सा जरूर करेगा और अपना राशन पानी लेकर बैठ जाएगा, क्योंकि उसे पिछली जिंदगी में भी अच्छे से याद था कि उसने कॉलेज जाने के लिए कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा किया था, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं था। वो आदित्य के आगे अपनी आवाज ज्यादा दिनों तक नहीं उठा पाई थी और आदित्य उससे काफी दिनों तक नाराज था और यहाँ तक कि गुस्से में आकर आदित्य ने उसे पर हाथ भी उठा दिया था, जिसके बाद अवीरा को आदित्य से नफरत सी हो गई थी। वही आदित्य कुछ महीनों तक तो घर वापस भी नहीं आया था और जब आया था तब भी अवीरा ने इतने दिन बाद आने पर हलचल पूछने की जगह कॉलेज का गाना गाना शुरू कर दिया था। और फिर आदित्य गुस्से में आकर पनिशमेंट के तौर पर अवीरा को नौकरों की तरह घर में काम करने पर मजबूर कर देता है, जिससे अवीरा कॉलेज जाने के बारे में ख्याल भी अपने दिमाग से निकल दे। लेकिन फिर क्या अवीरा को आदित्य पर बहुत गुस्सा आया था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी आदित्य का, क्योंकि आदित्य हमेशा से ही उसके सामने हार्टलेस और कठोर पर्सनैलिटी वाला इंसान बनकर रहता था, जिससे अबीरा और आदित्य में दूरियां दिन पर दिन बढ़ती गई और उनकी शादी को 2 साल पूरे होने के बाद अबीरा अब आदित्य का टॉर्चर और सहन नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने उसे डिवोर्स की मांग की, जिसके बाद तो आदित्य गुस्से से आग बबूला हो गया। वही कुछ दिनों बाद अबीरा को पता चला कि उसके मॉम डैड की मौत हो गई। यह जानने के बाद तो अबीरा को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसके दिमाग में पहले ही से ये बात भरी पड़ी थी कि वो उसे कोई प्यार नहीं करते, तभी तो उन्होंने उसे गांव में रहने के लिए छोड़ दिया बचपन में और बाद में उसे अपने साथ ले आए, जिसकी वजह से अबीरा उनके फ्यूनरल में भी नहीं गई थी। लेकिन एक दिन बाद अबीरा को वकील अंकल ने बताया कि उसके मॉम डैड ने जाने से पहले उसके लिए अपनी एक बिल बनाई थी, जिसमें उसके नाम अपनी पूरी कंपनी और सारी जायदाद कर दी है और उसके भाई के नाम लंदन वाली कंपनी जो ज्यादा बड़ी नहीं थी। वकील अंकल की बात सुन पहले तो अबीरा को यकीन नहीं होता कि उन्होंने उसके नाम सब कुछ क्यों कर दिया अपना और उसके भाई को ज्यादा कुछ क्यों नहीं दिया, जबकि वो तो अबीरा से प्यार भी नहीं करते थे। तभी तो पूरी फैमिली ने आदित्य के साथ शादी करने के लिए उसे इतना फोर्स किया था। बस एक इंसान था जिसे उसकी थोड़ी फिक्र थी और वो था उसका भाई, जिसने उससे कहा था शादी का फैसला उसका होना चाहिए, किसी और का नहीं, क्योंकि उसे उस इंसान के साथ जिंदगी काटनी है, किसी और को नहीं। जबकि अबीरा की उसके भाई से बनती भी नहीं थी, क्योंकि अबीरा पूरी फैमिली में ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी, बस त्रिशा ही ऐसी थी जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा करने लगी थी। लेकिन अबीरा अभी प्रॉपर्टी के बारे में ज्यादा नहीं सोचती और जो लेटर और डायरी वकील अंकल साथ लेकर आए थे वो अबीरा को देकर चले जाते हैं।
अबीरा पहले तो उस लेटर और डायरी की तरफ देखती भी नहीं है और उसे डस्टबिन में डाल देती है, लेकिन फिर बाद में न जाने क्या सोचकर वो उन्हें पढ़ने का फैसला करती है। और जैसे जैसे वो उस डायरी और लेटर्स को पढ़ाती है वैसे वैसे उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते, क्योंकि उसमें हर वो बात लिखी थी जो अबीरा को नहीं पता थी। उसकी मॉम उसे हमेशा ही मिस करती थी और उन्होंने ये भी बताया था कि उन्होंने किस वजह से अबीरा को गांव में छोड़ा था, जिसे जानने के बाद अबीरा टूट जाती है कि वो कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी। वही आदित्य भी कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर चला जाता है, क्योंकि अबीरा अपने आप को कमरे में लॉक कर लेती है और वो किसी से बात नहीं कर रही थी और वो तो आदित्य की शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। लेकिन आदित्य ने जाने से पहले अबीरा के लिए सब चीज़ों का इंतजाम अच्छे से कर रखा था ताकि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अबीरा तो आदित्य के शहर से बाहर जाने का फ़ायदा उठाते हुए लावण्या की मदद से आदित्य के घर से भागने में कामयाब हो गई। इस बात से अनजान कि बाहर उसके लिए बहुत बड़ा खतरा इंतजार कर रहा है और जाल बिछाए कोई उसका कब से इंतजार कर रहा है। वही आदित्य को जैसे ही पता चलता है कि अबीरा गायब है तो वह अपनी सारी मीटिंग छोड़ वापस इंडिया आ जाता है और वो पूरे शहर में अपने आदमी लगा देता है अबीरा को ढूंढने के लिए। वही अबीरा इस सब बातों से अनजान कि उसके लिए ये जाल बिछाने वाली कोई और नहीं तृषा ही थी, जिसका असली चेहरा उसे बिल्कुल भी नहीं पता था और वह उसके बिछाए हुए जाल में फंस जाती है, क्योंकि तृषा उसे आदित्य से बचने के नाम पर उसे एक अनजान जगह पर बुलाकर सीधा उसे किडनैप ही कर लेती है और उसे उस खंडहर सी हवेली में 6 महीने तक कैद कर इतनी बुरी तरह से टॉर्चर करती है जितना टॉर्चर तो उसे आदित्य ने भी आज तक कभी नहीं किया था। भले ही वो उसे मारता था लेकिन बाद में वे खुद ही उसे दवा भी लगता था और अपने गुस्से के लिए उससे माफ़ी भी मांगता था। लेकिन अबीरा की आंखों पर नफरत की पट्टी बंधी थी, इसलिए वो जानबूझकर हर गलती दोबारा दोहराती और जानबूझकर आदित्य को गुस्सा दिलाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। ये सब याद आते हैं अबीरा की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वही आदित्य जो अभी अबीरा पर गुस्सा करने वाला था वो उसकी आंखों में आंसू देख एकदम से फ्रिज हो जाता है और उसके हाथ मनो जैसे अकड़ से गए थे। आदित्य गुस्से से अपनी मुठ्ठियां बंद करते हुए कहता है, अब तुम रो क्यों रही हो, मैंने तो अभी तुम पर गुस्सा भी नहीं किया। तो अबीरा रोते हुए कहती है, गुस्सा नहीं किया तो करने वाले हो ना, तुम मेरे हस्बैंड हो लेकिन कभी भी एक अच्छे हस्बैंड की तरह बिहेव नहीं करते, हमेशा मुझ पर गुस्सा करते हो और कभी कभी मुझ पर हाथ भी उठाते हो और मेरी कोई भी बात नहीं सुनते, और जब भी मैं कुछ बोलता हूँ या मांगती हूँ तो मुझे ऐसे बिल्कुल गुस्से से घूरते हो जैसे मैंने तुमसे तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मांग ली हो। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, हमेशा ही मुझे अपने घर में बंद करके रखते हो, बाहर भी जाने नहीं देते, कॉलेज भी मैं बहुत दिनों से नहीं देखा, जब से तुमसे शादी हुई है तब से मैं यहाँ से बाहर निकली भी नहीं हूँ। ऐसे में मैं यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करूँगी तो क्या करूँगी, और जब भी मैं ऐसा कुछ करती हूँ तो तुम मुझ पर और भी ज़्यादा गुस्सा करते हो। ये बोल अबीरा और ज़्यादा जोर जोर से रोने लगती है जैसे उसे किसी ने बहुत मार हो। आदित्य अपना सर पकड़ते हुए कहता है, अच्छा ठीक है अब बस भी करो रोना, तुम्हें कॉलेज जाना है ना, तो ठीक है अगर तुमने रोना बंद नहीं किया तो तुम नहीं जाओगी कॉलेज। ये सुनकर तो अबीरा एकदम से चुप हो जाती है और अपने आंसू पोंछते हुए अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट लाते हुए आदित्य को देखने लगती है। वही आदित्य भी अबीरा को इस तरह एक पल में चुप देखकर हैरान था और फिर मन ही मन कहता है, इसका मतलब यह मेरे साथ ट्रिक प्ले कर रही थी, सच में ये तो मेरे साथ ही खेल गई। वही अबीरा भी मन ही मन कहती है, पति परमेश्वर तुमसे ही सीखा है, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी चाहिए, आखिर मुझसे प्यार करने का तुम्हें कुछ तो नुकसान हो। और फिर अपनी बत्तीसी दिखाते हुए कहती है, तुम सच में दुनिया के सबसे अच्छे हस्बैंड हो, आई लव माई हस्बैंड। ये बोल अबीरा एकदम से उठकर सीधे आदित्य की गोद में ही बैठ जाती है और अपनी दोनों बाहें आदित्य के गले में डालते हुए उसके गाल पर किस करते हुए कहती है, आई लव यू माय हस्बैंड।
वही आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, क्योंकि यहाँ तो वो अपनी बात में खुद ही फंस गया था। वही अबीरा ना काफी ज्यादा खुश नजर आ रही थी, उसके चेहरे पर बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट थी, जिसे देख आदित्य एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, तुम कॉलेज जा सकती हो, लेकिन किसी प्रॉब्लम में मत फंस जाना और लड़कों से दूर रहना, और फिर अपनी आंखें छोटी करते और भागने की सोचना भी मत, नहीं तो बाद में मुझे मत कहना जब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। ये बोल आदित्य अबीरा के बेहद करीब आ जाता है, क्योंकि वो अबीरा के मन में अपने लिए थोड़ा डर भर रहा था ताकि वो कोई ख्याली पुलाव ना बनाए अपने इस छोटे से दिमाग में, क्योंकि अभी भी आदित्य को उस पर रत्ती भर भरोसा नहीं था और न ही उसे पता था कि अबीरा के दिमाग में चल क्या रहा है, लेकिन वो उसकी आंखों में आंसू नहीं देख पा रहा था, इसीलिए उसने हाँ कह दी। अबीरा तो खुशी से आदित्य के गाल खींचते हुए कहती है, डोंट वरी माय हस्बैंड, वैसे भी तुम्हें छोड़कर मेरा कहीं जाने का कोई भी इरादा नहीं है, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है इतने ज्यादा हैंडसम और पैसे वाले हो तो तुम्हें छोड़कर मेरा ही नुकसान है, और बात रही दूसरों की तो भला मुझे किसी और को देखने की क्या ही जरूरत होगी, मेरे पास ऑलरेडी जब इतना ज्यादा हैंडसम बंदा है जिसके आगे तो सब वैसे भी फिके हैं, तो मैं किसी और को क्यों ही देखूंगी। अबीरा की इतनी चिकनी चुपड़ी बातें सुन बाहर से तो आदित्य कुछ नहीं देख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था कि उसकी यह छोटी सी प्यारी बीवी उसके लुक्स पर अब ध्यान भी देने लगी है। लेकिन आदित्य के मन में अभी भी थोड़ा बहुत डर था, लेकिन वो अबीरा को बिल्कुल भी दुखी नहीं करना चाहता था। आखिर वो इतने दिनों बाद देख रहा था कि उन दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो रही थी, और अबीरा अपना कदम धीरे धीरे कर उसकी ओर बढ़ा रही थी, जिससे आदित्य को लग रहा था कि उसे अबीरा को थोड़ी बहुत छूट तो देनी ही चाहिए, जिससे वो उसे अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर सके, क्योंकि अबीरा ने रात को इतनी सारी शिकायतें जो उसे की थी कि वो कितना अकड़ू हस्बैंड है। आदित्य बिना किसी भाव के कहता है, अच्छा ठीक है, अब मेरे ऊपर से उतरोगी तो मैं ऑफिस जाऊं। तो अबीरा जल्दी से आदित्य के ऊपर से उठ जाती है, तो आदित्य अबीरा के सर को हल्का था सहलाते हुए कहता है, अपना ध्यान रखना, लेकिन तभी अबीरा कुछ सोचते हुए कहती है, एक मिनट मैं कुछ भूल गई। तो आदित्य अबीरा की यह बात सुन कहता है, अब क्या चाहिए तुम्हें। तो अबीरा मुस्कुराते हुए जल्दी से अपने दोनों पंजों पर खड़ी होते हुए आदित्य के गालों पर हल्की सी किस कर देती है, क्योंकि अबीरा से आदित्य की हाइट बहुत ज्यादा थी और अबीरा वो उसके कंधे तक ही आती थी। तो आदित्य अपने गालों को टच करते हुए कहता है, ये क्या था। तो अबीरा मुस्कुराते हुए कहती है, मैंने एक बुक में पढ़ा था कि जब हस्बैंड जॉब पर जाते हैं तो एक अच्छी वाइफ उन्हें गालों पर बाय किस करती है तो हस्बैंड का दिन अच्छा जाता है। तो आदित्य अपनी आंखें छोटी कर कहता है, अच्छा अगर ऐसा है तब तो मुझे भी तुम्हें किस करना चाहिए ताकि तुम्हारा दिन भी अच्छा जाए। ये बोल आदित्य एकदम से अबीरा के सर को पकड़ उसके होठों पर किस कर देता है, और फिर 2 मिनट बाद अलग होते हुए अपनी बर्फ सी ठंडी आवाज में कहता है, अगली बार से किस गालों पर नहीं होठों पर करना, बच्चा नहीं हूँ मैं। ये बोल आदित्य तेज कदमों से वहां से निकल जाता है। वही अबीरा हैरानी से आदित्य को जाता हुआ देख खुद में ही बड़बड़ाते हुए कहती है, सही खेल गए, ये तो मेरा हद से ज्यादा ही फायदा उठा रहा है। सच में पिछली जिंदगी में ये कितना बोरिंग और गुस्सैल था, लेकिन इस बार तो इसकी हदें सीधे बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। अबीर तुझे जल्द से जल्द इसे अपने कंट्रोल में लेना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि तेरा प्यार पति परमेश्वर ही तुझे अपने कंट्रोल में ले ले। बी पॉजिटिव अबीरा, बी पॉजिटिव। अपने इस प्यारे पति परमेश्वर को तो मैं बाद में भी देख लूंगी, अभी तो मुझे कॉलेज निकालना है। आखिर अपनी प्यारी छोटी बहन त्रिशा को भी तो बताना होगा ना, कि जिसे वो भोली भाली समझ रही है। आखिर वो कौन सी बंदूक की गोली है जो सीधे दिल पर वार करती है। और फिर अबीरा मुस्कुराते हुए अपना कॉलेज बैग लेकर कॉलेज के लिए निकल जाती है, क्योंकि आदित्य ने उसके लिए कार अरेंज करवा दी थी और साथ ही ड्राइवर को उसको ले जाने और लाने का काम दिया था। अबीरा फुल स्वैग के साथ कार में जाकर बैठ जाती है और कार सीधे आधे घंटे बाद कॉलेज के बाहर रुकती है।
अवीरा कॉलेज को देख अपने चेहरे पर फ्रीकी मुस्कुराहट के साथ कहती है, ये वही कॉलेज है जहां पर त्रिशा ने मुझे बहुत रुलाया था और मेरा मजाक बना कर रख दिया था। अब देखो त्रिशा, मैं कैसे इसी कॉलेज में तुम्हारा मजाक बना कर रखती हूँ, वेट एंड वॉच। और फिर तिरछी मुस्कुराहट के साथ अवीरा कॉलेज के अंदर चली जाती है। आखिर अब कैसे लेगी अवीरा त्रिशा से बदला और क्या त्रिशा बच पाएगी अवीरा के बार से जानेंगे जल्द ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।